डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण पदार्थ के बारे में बात करेंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक कंपलसरी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनटीपीसी का आपका सिलेबस भी है पोषण पदार्थ, यहाँ से आपके क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एनटीपीसी का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, पोषक पदार्थ होता क्या है। जिस भोजन को हम सेवन करते हैं, किस भोजन को, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अन्य प्रकार के अनाज, ठीक है, अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जितने भी आपके भोजन हैं, दाल खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, ये सभी एक रासायनिक तत्व हैं और इन्हीं रासायनिक तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और जल, विटामिन और खनिज लवण। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोटीन जो शरीर निर्माण करने में मदद करती है, जल आपके शरीर को निर्माण करने में मदद करती है, और विटामिन की बात करें रोग से रक्षा करने का काम करती है। तो ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं पोषक पदार्थ की, किन किन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व यानी कि पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और जल। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो आपको बताना है वसा। वसा जो होता है, जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। ये फैट होता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं से मिलती है। विटामिन्स, यहाँ से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, ये आपके शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करता है। प्रोटीन, ये शरीर का निर्माण करने में ही काम करता है, और कार्बोहाइड्रेट भी आपको एनर्जी देती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसे हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिसका रेशियो 1:2:1 होता है। यह अनुपात से मिलकर बनने वाले यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात में मिलकर जो बने यौगिक होते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि आपके बॉडी को एनर्जी प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। इनकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है और हमारे शरीर में लगभग 55 से 65% ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। यानी कि 65% तक आपको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आप अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स या कर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसे सैकराइड या फिर कर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जैसे कि फल, सब्जी, अनाज, दाल, बीज और डेयरी उत्पाद, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, इसे शर्करा भी कहते हैं।
या शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। इसलिए इसे शर्करा या फिर कार्बोसैकराइड के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक समूहों को विभाजित किया गया है जो 4 पार्ट में डिवाइड है: मोनोसैकराइड, डिसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, जिसके बारे में हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोनोसैकराइड की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप माना जाता है मोनोसैकराइड, जिसे साधारण शर्करा के नाम से भी जानते हैं। यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है। जो भी कार्बन होंगे एक ही प्रकार के होंगे और ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये आपके मोनोसैकराइड्स हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मोनोसैकराइड्स के एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से मोनोसैकराइड्स हैं? तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब मोनोसैकराइड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ा रहे थे, मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज का, तो जिसमें से हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज के बारे में सभी को पता है। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये रक्त में पाए जाने वाले मोनोसैकराइड्स होते हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि रक्त में कौन से सैकराइड्स पाए जाते हैं, तो आपको बता देना है ग्लूकोज। ठीक है, मोनोसैकराइड का एक महत्वपूर्ण ये प्रकार होता है, जिससे हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। कहीं पे भी इसे कंपोनेंट मतलब कि तोड़ना नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। शरीर का इसे ईंधन कहा जाता है। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, शरीर के ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल शर्करा है, सैकराइड है, जिसे फल शर्करा कहा जाता है। अगर उसे शरीर का ईंधन कहा जाता है तो इसे फल शर्करा कहा जाता है, क्योंकि सभी फल और सब्जियों में पाया जाता है। ये ग्लूकोज की तुलना में अधिक मीठा होता है, ग्लूकोज से भी ज़्यादा ये मीठा होता है और अक्सर इसे थोक स्वीटनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फ्रैक्टोज को शहद की शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है, इसीलिए इसे फल शर्करा, शहद की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहा जाता है और फ्रैक्टोज को हम लोग फल शर्करा और शहद की शर्करा भी कहते हैं। अब हम आते हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज की बात करें तो ग्लैक्टोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के साथ मिलकर 3 सबसे आम मोनोसैकराइड में से एक है, जिसे हम ग्लैक्टोज कहते हैं। दूध की चीनी के रूप में भी जाना जाता है। इसे दूध की चीनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह लैक्टोज नामक शर्करा एक घटक है जो दूध में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? दूध में पाया जाता है। ग्लैक्टोज और एल्डोहेक्सोज, ठीक है, हेक्सोज है, जिसका अर्थ होता है 6 कार्बन मोनोसैकराइड, यानी कि 6 कार्बन मोनोसैकराइड है, जिसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है। किसकी बात हम कर रहे हैं? ग्लैक्टोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्लैक्टोज को दूध की चीनी के रूप में जाना जाता है। अब हम सेकेंड पार्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट का, डाइसैकराइड। डाइसैकराइड की बात करें तो ये 2 मोनोसैकराइड से जुड़े होते हैं। ठीक है, और यहाँ एक अणु बनता है जिसे हम डाइसैकराइड कहते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को मिलाकर सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलकर आपका लैक्टोज बनाता है। ये यहाँ पर जो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डाइसैकराइड से, वो यहीं से पूछे जा सकते हैं। ग्लूकोज फ्रैक्टोज मिलकर क्या बनेंगे, तो आपको बताना है सुक्रोज। ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज लैक्टोज, ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। नेक्स्ट है डाइसैकराइड में ही सुक्रोज की बात की जा रही है।
ठीक है। सुक्रोज के बारे में सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़ोगे, तो हम आपको सुक्रोज के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले सुक्रोज की बात की जाए तो सुक्रोज चीनी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। चीनी को ही हम सुक्रोज कहते हैं और ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज नामक दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि ये चीनी का सूत्र है जिसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो सुक्रोज को चीनी या टेबल शुगर के नाम से हम जानते हैं और इसे साथ ही साथ सुक्रोज को गन्ने एवं गुड़ की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। सुक्रोज बना कहाँ से? तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। दोनों मीठा होता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज उससे ज़्यादा मीठा होता है। ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? सुक्रोज बना दिए। अब सुक्रोज की जब बात आ गई तो सुक्रोज को ही हम क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज, इसीलिए चीनी में क्या होता है? शुगर होता है, क्योंकि इसमें फ्रैक्टोज भी है और ग्लूकोज भी है, ठीक है। आगे बढ़ें। अब बात आती है सुक्रोज से जुड़ी कुछ बातें जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए सुक्रोज का फंक्शन क्या है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं। सुक्रोज प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। सुक्रोज शरीर में वसा का कारण भी है, ठीक है। और सुक्रोज रक्त शर्करा में वृद्धि करता है, कारण बनता है, यानी कि सुक्रोज जो होता है वो रक्त शर्करा में भी वृद्धि का कारण है। सुक्रोज शरीर द्वारा सीधे अवशोषित नहीं होता है, ये पहले टूटता है ग्लूकोज में, उसके बाद अवशोषित होता है। सुक्रोज को पहले छोटी आंत में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में तोड़ना पड़ता है, देन उसके बाद इससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। सुक्रोज कार्बन कंकाल का एक स्रोत है, लेकिन एक ऊर्जा वेक्टर भी है, ठीक है। अब हम बात यहाँ पे करते हैं माल्टोज की। जब बात यहाँ पर माल्टोज की होती है तो एक शर्करा जिसे चीनी है, ठीक है, दो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनी होती है, तो इसे हम माल्ट नामक पदार्थ में पाया जाता है, इसी से माल्टोज बना है, जो अनाज को पानी में भिगोकर अंकुरित करके बनाया जाता है, ठीक है। तो जो अंकुरित करके बनता है, जैसे कि चावल का माल्ट, ठीक है, माल्टोज इसमें होता है। तो माल्टोज को मल्ट शुगर या माल्टोबायोस के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल पूछोगे कोई, इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो आप बता सकते हो, मैं आगे बताऊंगी। जो माल्ट करके बनाया गया, अंकुरित चीज़ें जो होती हैं, उसी से आपको माल्टोज मिलेगा। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग बियर को बनाने में किया जाता है, क्योंकि मल्टिंग प्रक्रिया के दौरान स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, पाचन में माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, फिर शरीर में ऊर्जा के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से माल्टोज कन्वर्ट होता है। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैक्टेज की। लैक्टेज की बात की जाए, लैक्टेज क्या है भाई? तो लैक्टेज को याद रखिएगा, लैक्टेज आया कहाँ से, तो ये भी याद रखिएगा। किसका मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको तीनों बता दिया, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे आए हो, तो यहाँ पे सुक्रोज पढ़ चुके, माल्टोज पढ़ चुके, लैक्टेज बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आपको पहले भी बता दिया, मोनोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड का ही आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो डाइसैकेराइड में ही हुआ अभी आप लोग यहाँ पे, और यहाँ पर हमने आपको तीनों बता दिया, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। तो एक एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट करके एक बार क्लास को देखिएगा, जिससे कि जितने भी कन्फ्यूज़न है दूर हो जाए। लैक्टेज की बात कर रहे हैं, तो लैक्टेज एक एंजाइम है जो दूध की शर्करा लैक्टोज को दो सरल शर्कराओं में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देती है और ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की बात यहाँ पे की जाए तो ये सबसे जटिल शर्करा होता है, सबसे हार्ड शर्करा होता है, जिसका निर्माण दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं और ये भोजन को संचित यानी कि स्टोर करता है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज के रूप में, ठीक है, ये भोजन को स्टोर करता है। स्टार्च की बात करें यहाँ पर हम लोग, स्टार्च की जब बात यहाँ पर की जाती है तो स्टार्च में देखिए, ध्यान दीजिएगा कि स्टार्च पौधों में पाया जाता है, ठीक है, और आम खाद्य भंडारण पॉलीसैकेराइड है ये।
कैप्सूल भी स्टार्च का ही बना होता है। जो कैप्सूल वगैरह मेडिसिन में आप देखो मेडिसिन खाते हो ना, कैप्सूल वगैरह सब स्टार्च का बना होता है। दूसरा सेलुलोज की बात करें, ये हार्ड होता है इसीलिए तो हमारे बॉडी में नहीं होता। सेलुलोज पौधों में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड है। तो आपको एक बात कंफर्म हुई कि सेलुलोज किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड का। बात क्लियर? पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। डाउट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए अब इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब हम बात यहाँ पे करते हैं पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन क्या होता है और काइटिन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ोगे। तो ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होती है और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, ग्लाइकोजन की बात की जा रही है। काइटिन की बात जब यहाँ पे की जाए तो ये सब कार्बोहाइड्रेट है ना, सब कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। कैसे कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है। काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। कवक की जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और मुख्य रूप से कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कीटों और संधिपादों के बाह्य कंकाल में पाया जाता है, यानी कि कवक की जो बाहरी भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन सेलुलोज के बाद दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन के बारे में। तो मैंने आपको पॉलीसैकेराइड तक कंप्लीट बता दिया है। अब आपको पढ़ना क्या है तो आप बताओगे क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है? ओलिगोसैकेराइड। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ज़्यादा मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, ओलिगोसैकेराइड डिसैकेराइड एक ही है, एक चीज़ और याद रखिएगा। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड, डिसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड मैंने आपको तीनों बता दिया है। ठीक है, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे तो आप कहोगे मैम प्रोटीन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या है और प्रोटीन से किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग फैट, मिनरल्स, विटामिन एक एक कर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। साथ में आपको लास्ट में हम MCQs भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लाएंगे। तो सारे चीज़ें आपके साथ आपको मिल रही है एक ही चैनल पर, तो दूर मत भागिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।